स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी में। और आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका 26/7/2025 को आपका ये नोटिस आ चुका था। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 9 अगस्त से स्टार्ट होगी और आपका लास्ट डेट रहने वाला है यहाँ पे 8 सितंबर रहने वाला है आपका लास्ट डेट। फ़ीस पेमेंट आप जो है वो 10 तारीख तक कर सकते हैं यहाँ पे। और करेक्शन अगर आपको करना है, फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है, अगर आपको करेक्शन करना है तो आप उसे 11 से 20 सितंबर के बीच में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका एप्लीकेशन होगा वो आपको जो है फ़ीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। इसका मैं आपको पूरा नोटिस आगे पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसी आती है वो आपको टाइम टू टाइम पता चल सके, डेली आपको मिल सके, क्योंकि मेरे इस चैनल पर डेली वैकेंसी जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो आती है। चलिए अब आपको इस नोटिफिकेशन में बता देती हूँ मैं। यहाँ पे जो है वो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए पैरामेडिकल फील्ड के अंदर। और किसके लिए क्या होना चाहिए मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए। यहाँ पे है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसमें पे लेवल आपका 7 है। डेली डायलिसिस टेक्नीशियन के पे लेवल 6 है। आपका है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। यहाँ पे आपके इतनी सारी पोस्ट हैं। 7665543 इस तरह से है। यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है। जैसे अगर हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का देखें तो 44,000 रहने वाला है, 44,900। डायलिसिस टेक्नीशियन का 35,400 है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगी कि मेडिकल स्टैंडर्ड C1 P1 C1 C2 क्या होता है, ठीक है। एज लिमिट आप देख लीजिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे 20 से 40 है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपकी 20 से 33 है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 18 से 33 है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 20 से 35 है। रेडियोग्राफर के लिए 19 से 33 है। ईसीजी वाले के लिए यहाँ पे 18 से 33 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे जो आपकी रहने वाली है वो 18 से 33 रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आप देख सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे 272 वैकेंसी है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 33 है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए 105 है। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 4 है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 4 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12 है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं हम 434 वैकेंसी यहाँ पे है। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आपने पैरामेडिकल की पढ़ाई करी हुई है या अगर आपके पास में इस तरह का कोई डिग्री डिप्लोमा है तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे इसके अंदर वो उसके लिए आपको पता चलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। किस तरह से रहेगा मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है। SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है। एक्स सर्विसमैन में भी आपके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। जैसे अगर एक्स सर्विसमैन आपके जनरल से हैं तो 3 ईयर्स का है, OBC से हैं तो 6 ईयर्स, SC ST से हैं तो 8 ईयर्स का है। उसके बाद में PWD कैंडिडेट्स के लिए अगर जनरल और EWS से हैं तो 10 का है, OBC से हैं 13 और SC ST से हैं तो 15। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी ग्रुप C या ग्रुप D के अंदर काम कर रहे हैं रेलवे स्टाफ के अंदर, मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस दे चुके हैं, उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो भी दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम फीस की बात करें यहाँ पे तो सारे कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसमें से आपको 400 रुपीज़ जो है वो वापस दे दिए जाएंगे अगर आप CBT एग्जामिनेशन में बैठोगे तो। नेक्स्ट हम देखते हैं SC ST सर्विसमैन, PWD एक्स सर्विसमैन, PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए 250 रुपीज़ होंगी। और इनकी जो 250 रुपीज़ होगी ये इनको पूरी की पूरी रिफ़ंड कर दी जाएगी एक बार जब आप CBT एग्ज़ाम दोगे तब। यानी कि 500 जो है उसमें से आपको सिर्फ 400 रिफ़ंड किए जाएंगे, 100 रुपीज़ नहीं रिफ़ंड किए जाएंगे एक्स्ट्रा। और जो 250 रुपीज़ है वो आपको पूरे के पूरे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जब आप CBT एग्जामिनेशन देने जाओगे तब। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अच्छे से ये कि जो 250 वाला है वो कौन देगा और 500 रुपीज़ कौन देगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार आप नोटिफिकेशन खुद पढ़ लेना, तसल्ली कर लेना और उसके बाद ही आप इसके अंदर अप्लाई करना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कोई भी और तरीके से आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 90 मिनट्स दी जाएगी 100 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है। और 120 मिनट्स दी जाएगी उन लोगों को जिनको कोई डिफ़िकल्टी है और उनको स्क्राइब की फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, उनके लिए 120 मिनट्स हैं। नॉर्मल लोग जो हैं उनके लिए 90 मिनट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो CBT टेस्ट होगा, इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहेंगे कुछ। जैसे इसमें सब्जेक्ट रहेंगे आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के 70 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल। इसके अंदर अगर हम क्वालिफाई की बात करें तो जनरल के लिए EWS के लिए 40%, OBC एंड SC के लिए 30% और ST के लिए 25% यहाँ पे जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन भी हम देख सकते हैं कैंडिडेट्स PWBD के अंदर। अब हम यहाँ पे पोस्ट वाइज देख लें अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको बता देती हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, एटलीस्ट आपको 3 साल का आपने कोर्स कर रखा हो, आपने GNM कर रखा हो किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मिडवाइफ्स एंड 8th ग्रेड नर्सेस, ये आपका रहने वाला है जो फर्स्ट आपकी पोस्ट है उसके लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगर आपने BSc कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है इन हीमोडायलिसिस और 2 इयर्स का सेटिस्फैक्ट्री आपने कोर्स कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखी है, या हीमोडायलिसिस के अंदर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप उसका प्रूफ भी आपको अटैच करना पड़ेगा अगर हम डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करते हैं तो। फिर हम बात करते हैं हेल्थ की। इस वाली जो 3rd वाली पोस्ट है, इसके लिए अगर आपने BSc कर रखी है, ठीक है, और केमिस्ट्री को आपने मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है अगर जब आप ये कोर्स कर रहे थे, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ होना चाहिए हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर की तरह, या फिर आपने 1 साल का जो है नेशनल ट्रेड NTC इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्ड जो नेशनल काउंसिल देती है, आपके पास में उससे कोई ट्रेनिंग वगैरह हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो आपकी पोस्ट है, ये आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए अगर 10+2 में आपके पास में साइंस होनी चाहिए, मतलब आपने साइंस बैकग्राउंड किया हुआ होना चाहिए 12th क्लास के अंदर, और फिर इसके अंदर आपने जो है डिप्लोमा किया होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन से बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में फार्मेसी की। इसके बाद में रेडियोग्राफर में अगर आपने 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री कर रखी हो और आपके पास में अगर रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर आपने 2 साल का कोर्स कर रखा है, अगर आपके पास में डिप्लोमा है, तो आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके अंदर आपका देख सकते हैं आप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियो टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्निक्स के अंदर ऑफ किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, जिससे आपको मतलब प्रॉपर आपने डिप्लोमा वगैरह ले रखा हो। तो कहने का मतलब ये ECG के लिए होगा। और लास्ट आपका लैब असिस्टेंट है, तो इसके लिए आपने 12th क्लास के अंदर एक तो साइंस पढ़ी हुई होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने कोई कोर्स करा हुआ हो मेडिकल लैब के अंदर, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये था नोटिफिकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है, अपडेट होती है, वैकेंसी होती है, तो आपको टाइम से मिल सके और उसमें आप अप्लाई कर सके, क्योंकि मेरे चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आती है।